शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा एक बार फिर से भड़के हुए हैं और उन्होंने पुलिस पर अपने घर में घुसकर गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया है। लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पुलिस ने दबिश जरूर डाली, लेकिन मामला उनके बेटे तबरेज के पुलिस केस से जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर के बेटे ने एक जमीन विवाद को लेकर अपने ऊपर गोली चलवाने का नाटक किया, लेकिन उनके फरार बेटे की तलाश में जब पुलिस मुनव्वर के घर पर पहुंची तो शायर मुनव्वर ने पुलिसिया कार्रवाई को जाति की कार्रवाई कह दिया है और अपने घर की महिलाओं से पुलिस की बदसलूकी का आरोप मढ़ दिया है। इसीलिए आज हम दंगल में कुछ सीधे सवाल पूछेंगे। क्या मुनव्वर राणा के सरकार विरोधी स्टैंड की वजह से उनको टारगेट किया गया, या फिर शायर मुनव्वर सरकार से अपने खुन्नस में पुलिस को कर रहे हैं बदनाम? क्या यह पुलिस जांच को प्रभावित करने की कोशिश है या एक पुलिस केस की आड़ में शायर को परेशान करने का हथकंडा? आज की बहस शुरू करें उसके पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। रात में आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा के घर जब बीती रात पुलिस पहुंची तो हंगामा बरपा। सीए का मसला हो या कई और मसले, मुनव्वर राणा ने मोदी सरकार और योगी सरकार की जमकर मुखालफत की है। इसलिए मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की खोजबीन में पुलिस की इस दबिश पर यह बवाल हुआ कि मुनव्वर के खिलाफ ज्यादती हुई। शायर ने सोशल मीडिया के जरिए ये कहना शुरू किया कि उनके घर पर पुलिस ने गुंडागर्दी की। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ नहीं। पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड। मुनव्वर राणा और उसका परिवार पुलिस एक्शन पर सवाल उठा रहा है, लेकिन पुलिस की दलील है कि मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज झूठी एफआईआर लिखवाने का आरोपी है और फरार हो गया है, इसलिए मुनव्वर के घर पुलिस पहुंची थी। पुलिस का पक्ष सुनाए उससे पहले मुनव्वर राणा के बेटे का पूरा माजरा भी समझ लीजिए। यह 28 जून की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तबरेज राणा पर 2 बाइक सवार गोलियों की बौछार करते देखे जा रहे हैं। इस हमले के बिना पर तबरेज राणा ने अपने चचेरे भाइयों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उसके मुताबिक ये हमले का नाटक था जिसमें खुद तबरेज शामिल था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से पहले तबरेज और शूटरों के बीच रायबरेली के ओम क्लार्क होटल में 2.5 घंटे मीटिंग हुई थी। रात 11 बजे से 2:30 बजे तक तबरेज शूटरों के साथ ओम क्लार्क होटल में मौजूद था। पुलिस ने होटल में लगी सीसीटीवी से यह जानकारी जुटाई है। रायबरेली पुलिस ने पूरी घटना में शामिल दोनों शूटरों समेत 4 को गिरफ्तार किया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम है हलीम, सुल्तान, सत्येंद्र तिवारी और शुभम सरकार। पुलिस के मुताबिक तबरेज ने चचेरे भाइयों के हिस्से की जमीन 85 लाख में बेच दी थी, जिसे लेकर वो अपने चचेरे भाइयों को फंसाना चाहता था। लेकिन लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पुलिस की धमक ने मामले को सियासी बना दिया। वो तो हमारे बेटे को मार करके ये भी साबित करवा सकती है कि मुनव्वर राणा बहुत बड़ा आतंकवादी है, जो हिंदुस्तान में जितने भी बम और ये सब आए हैं बाहर से, जो ये आ रहे हैं, जो भी हमले हो रहे हैं, वो सब उसी के इशारे पे होते हैं, वही करवाता है। कुछ दिन पहले आपने, आपकी बेटी ने भी कहा था कि आप लोग की जान को खतरा है और वो आपके चाचा के। आज भी है खतरा, तो वही है, आज भी खतरा है। कोई मदद पुलिस की तरफ से दी गई आप लोग? नहीं, पुलिस ने कभी कोई मदद ही नहीं दी। जब उन लोगों से पूछताछ की गई जो कि होटल में इनके साथ दिखे, तो ये बात निकल के आई कि तबरेज इस बात से परेशान था कि इनके चाचाओं द्वारा इस बात को लेकर आपत्ति की जा रही है, और हलीम और सुल्तान नाम के 2 व्यक्ति के साथ इसने ये प्लानिंग की कि यदि इस पर हमला हो जाता है तो इसके चाचा लोग बैकआउट कर जाएंगे, और साथ ही साथ इसका ये भी प्लान था कि ये तिलोई से विधानसभा चुनाव लड़े।
तो इसे मीडिया कवरेज और सरकारी सुरक्षा भी उपलब्ध हो जाएगा। मुनव्वर राणा के आरोपों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये जांच का विषय है। लेकिन ये तो जरूर है कि एक निजी मामले की जांच में सरकार बीच में घिर गई है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, रायबरेली, आज तक। लेकिन इस पूरे मामले में जो सच है वो देश के सामने आना ही चाहिए। पुलिस बार बार ये आरोप लगा रही है कि झूठी एफआईआर कराई गई, कहानी गढ़ी गई, लेकिन मुनव्वर राणा लगातार इस कहानी को सिरे से नकार रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ खुद शायर मुनव्वर राणा जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। उनकी बेटी सुमैया राणा और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उनकी पुलिस सवालों के घेरे में है। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। सबसे पहले मुनव्वर राणा साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, घर का ये मामला था, जमीन विवाद है, पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंची, लेकिन खुद को ही पीड़ित बताने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है, ये पुलिस का कहना है। झूठी एफआईआर लिखवाने का आरोपी है आपका बेटा। पुलिस ने आज जो दलीलें रखी हैं सामने, इस पर क्या है तर्क, क्या है पक्ष आपका, मुनव्वर साहब? देखिए, सवेरे से मैं बात करते करते थक गया। आप बैठ, लेकिन एक बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी शिकायत न इस पर है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मेरी शिकायत न इस पर है कि तबरेज फरिश्ते पैदा हुए हैं, मैं ये भी नहीं, लेकिन तबरेज के खिलाफ कहीं न कोई एफआईआर है, न कोई उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, न उसकी मां ने जब दूध पिलाया था तो उसमें हराम की कमाई थी। मेरे ये पाले पोसे हुए लोग, मैंने पूरी जिंदगी, जिसमें बहुत से लोग बैठे हैं जो मेरी पूरी जिंदगी से वाकिफ भी होंगे, कि पूरी जिंदगी मैंने इसमें खर्च कर दी कि जब मैंने आंखें खोली थी, बड़ा हुआ था, तो जो पोस्ट कार्ड आते थे तो उन पर लिखा होता था अनवर ड्राइवर, किला बाजार, रायबरेली। तो हम जिंदगी के जुल्फ संवारे चले गए, एक जिद सी हो गई थी नसीब मुस्तहर के साथ। तो सिर्फ अपने बाप को एक इज्जतदार शख्सियत बनाने के लिए हमने पूरी जिंदगी झोंक दी। हमारी ऑटोबायोग्राफी में भी है कि हमारे बाप एक ट्रक ड्राइवर थे। उनके साथ मिलकर जब उन्होंने हमको, जब वो हम बड़े हुए, बीकॉम कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे, सेकेंड ईयर में थे, उन्होंने अपना तमाम काम मेरे हवाले किया, बीमार रहते थे। 14,700 रुपए की पूंजी हमको दी कि बेटा मेरे मरने के बाद तुम अपनी माँ और बहन और भाइयों को पाल लोगे। मैंने पूरी जिंदगी अपनी झोंक दी। इसके बावजूद न मैं इनको क्रिमिनल होने से बचा सका, न मैं इनको कमीना होने से बचा सका। अब मैं इसीलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो सरकार कल रात में अचानक आ गई थी, जैसे शराब खानों पर हमला किया जाता है, जैसे तवायफ खानों में हमला किया जाता है, ऐसे एक जब मेरे घर पे हमला किया था तो मुझे उठा ले जाना चाहिए था या मुझे मार देना चाहिए था। इसलिए कि जिस शख्स ने पूरी जिंदगी एक इबादत की तरह गुजारी हो, उसके भाइयों के किरदार पे गौर नहीं किया जा रहा है। हम मुजरिम हो गए, हमारा बेटा मुजरिम हो गया। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आपने 60 लोग यहाँ भेजे, हम ये कहते हैं कि 5 लोग कलकत्ता भेज दीजिए, और ये जो हमारे भाई दाढ़ियां लगाकर घूम रहे हैं, सिर्फ 81 से 84 का इनका कैरेक्टर निकाल लीजिए तो बम बनाने में घर पूरा उड़ गया। हमारा ही घर, आदमी मरा, लाली नाम का जख्मी हुआ, पुलिस हमको उठा के ले गई। जब एसीपी को मालूम हुआ कि नहीं ये तो वो है, शायर है मुनव्वर राणा, तो कहेंगे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा भाई की तरह। हमने कहा हम नहीं जानता। सब पूरी जिंदगी किसी को गोली मारना, किसी को कुछ करना, किसी को मुनव्वर हर राणा तरीके से इन लोगों लेकिन को पाला आरोप पोसा, आपके यही ऊपर सब तो है हमारे नहीं, खिलाफ भी आरोप है। आपके बेटे के ऊपर है। और यहाँ पर आप अपने भाइयों की बात कर रहे हैं, इस्माइल आपके ही भाई हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आपके बेटे तबरेज भूमाफिया हैं और 85 लाख का उनकी ओर से जमीन गमन किया गया, गलत तरीके से बेच दिया गया है। ये बात तो पुलिस, ये बात तो वही पक्ष कह रहा है ना जिसके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाए हैं। नहीं, अगर अपने बाप की जमीन बेचने वाला आदमी भूमाफिया हो सकता है, तो हिंदुस्तान की आधी आबादी जो है भूमाफिया है। उसने मेरी जमीन बेची है ना, किसी दूसरे की जमीन तो नहीं बेची ना। और अगर जमीन हम बिकवा रहे हैं तो हम अपनी जमीन बिकवा रहे हैं।
इनमें से जो लोग हैं इन्वेस्टिगेट रायबरेली में ही इन्वेस्टिगेट कर ले कि इन लोगों ने क्या बनाया। इन लोगों ने तो कुछ बनाया नहीं, जो हमने बनाया उसी को बेच के खाते हैं, उसी को बेच के इलेक्शन लड़ते हैं, उसी पर हिस्सा बांट करते हैं, उसी पर रंगबाजी करते आए हैं। रायबरेली का एक शख्स गवाह देगा कि मुनव्वर राणा ने पूरी जिंदगी कमा के इन लोगों को दिया और ये साले उसी पैसे पर शराबें पीते रहे, याशियां करते रहे, रेप करते रहे और मैं चुप बिल्कुल मैं बना बैठा रहा। 4 लड़कियां हमारी हैं बड़ी। जब ये पैदा हुआ तो हंस के यही जो एक राफे राणा नाम का समाजवादी नेता घूम रहा है, इसने कहा भाई अपना अपना बोरिया बांध लो, उनके यहाँ वारिस पैदा हो गया है, अब भाई की दौलत से हमको मिलेगा नहीं। तो ये लोग तो मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है। ठीक है, आपका कहना है कि आपके जो भाई हैं उनका आपराधिक चरित्र है, उनके ऊपर कोलकाता में गंभीर मामला है, लेकिन यहाँ पर तो बरेली से ये जो जुड़ा हुआ मामला है ये तो आपके बेटे का है और अपने बेटे को आप पाक साफ बता रहे हैं। जो सीसीटीवी वीडियो फुटेज सामने आया है पुलिस ने उस आधार पर अपनी बातें रखी हैं। इसके अलावा होटल में 2.5 घंटे तक उन चारों आरोपियों के साथ जिसकी गिरफ्तारी की है मुनव्वर राणा साहब, उसके साथ बैठकर साजिश की गई थी बाकायदा, और यहां पर आप अपने बेटे को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं मुनव्वर साहब। मैंने अपने बेटे को पाक साफ नहीं बताया, ये तुम आगे बढ़ गई, हमने तो नहीं बताया। ये हमने कब कहा कि मेरा बेटा पाक साफ होगा? मैंने ये जरूर कहा, मैंने कई चैनल्स पर भी कहा कि अगर उसने अपने ऊपर फायर करवाया तो फिर इसका मतलब है वो नालायक औलाद है मेरी। उसको फायर करना तो हमारे भाइयों को शूट कर देता तो हम खुशी से शायद चैन से मर सकते कि मैंने भाइयों को नहीं पाला, सुअरों को पाला। मेरे बाप ये कहते हुए मर गए कि मैंने जिंदगी में जो नेकियां की होंगी उसमें मेरे घर में मुनव्वर पैदा हुआ और मेरे जितने गुनाह होंगे उनमें ये सब साले पैदा हुए हैं। तो मेरी माँ ये कहते हुए मर गई कि हमको अपने बेटे मुनव्वर से कभी कोई शिकायत नहीं रही। पारिवारिक मामला है, आपको अपने भाइयों से शिकायत है, जमीन विवाद है, पुलिस कहां से आ गई फिर बीच में? एक मिनट, नहीं अब एक बात, पुलिस तो कल रात में आ गई ना। अगर तबरेज किसी उसमें शामिल है, जाहिर सी बात है पुलिस पूछेगी, पूछताछ करेगी, जो भी होगा। कल रात में जो पुलिस का एटीट्यूड है, हम तो खुद जो वहां गए, हम तबरेज को वहीं कोतवाली में छोड़कर चले आए थे। हमने कहा हम जा रहे हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम थोड़ी देर घर जाके आराम करेंगे, तो हम तो चले आए थे छोड़ करके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा इल्जाम पुलिस पर तो नहीं है, सिर्फ पुलिस का जो कल का है, भाई पुलिस का काम ही है, अगर वो मुजरिमों को नहीं पकड़ेगी, फर्जी केस हो या असली केस हो, जो भी हो, नहीं पकड़ेगी तो मुल्क में केस तो होते ही रहेंगे। तो आप ये मान रहे हैं कि आपका बेटा ऐसा मुजरिम होना है? बंद भी नहीं हो जाएंगे उसको, और उसको ढूंढने के लिए पुलिस आपके घर पर गई थी? नहीं, कैसे मान लेंगे? फिर आप आगे बढ़ गई, फिर आप आगे बढ़ गई। एक लफ्ज होता है मुलजिम, सीख लीजिए आप, काम आएगा आपको एंकरिंग में। एक लफ्ज होता है मुजरिम। मुलजिम वो होता है जिस पर अभी इल्जाम लगा दिया जाए कि मुनव्वर राणा ने रेप किया, ये मुलजिम हुआ। जब ये साबित हो जाएगा कि मुनव्वर राणा रेपिस्ट, व्हाटएवर, जो भी टेररिस्ट और कम्युनिस्ट जो भी कहिए आप, तो इसके बाद वो हुआ मुजरिम। तो मैं अपने बेटे को मुलजिम मान सकता हूं कि हाँ मुमकिन हो ऐसा, लेकिन अगर उससे पहले कभी उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड हो, लूटपाट का, छिनताई का, इधर का उधर का कुछ भी, तो ठीक है। तो उसके ऊपर ऐसा कभी कोई इल्जाम तो रहा नहीं। तो जब इल्जाम नहीं रहा कभी उस पर, तो हम कैसे मान लें? भागा क्यों थोड़ी चल रहा देर है? के लिए मुनव्वर राणा साहब, आपकी बहुत इज्जत है और पूरी तहजीब के साथ आपसे कहना चाहूंगी कि जो शब्द आप मुझे सिखा रहे हैं फर्क करना, अगर कुछ तहजीब अपने बेटे को भी दी होती तो आज पुलिस से छिपे छिपे वो फिर नहीं रहा होता। आपका बेटा कहां पर है? अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया तो वो पुलिस का सामना करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? वो क्यों नहीं सच का सामना करते हुए बताता है कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं? अगर वो भागेंगे तो यकीनन उनके ऊपर सवाल उठेंगे। और अगर फिर आप बचकानी गुफ्तगू कर रही हैं। रात में जिस तरह पुलिस आई है, वो पुलिस तफ्तीश के लिए नहीं आती है, हमला करने के लिए आती है, इनकाउंटर करने के लिए आती है। ठीक है, ये तरीका तो नहीं हुआ जैसे 1 बजे का ये मामला है। अब आप अगर पुलिस को मासूम बना रही हैं, ठीक है, पुलिस मासूम है। कोई या 1 बजे के बाद का 1 बजे के बाद का मामला है। आपकी इजाजत से मैं इसका जवाब ले लेती हूं। बीजेपी की ओर से के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी,
किसी अपराधी के घर इस तरह से दबिश देने की कोशिश, पुलिस का ये जो पूरा का पूरा रोल है उस पर मुनव्वर राणा सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 1 बजे के बाद अचानक से भारी तादाद में वहां पर पुलिसकर्मी आ जाते हैं, कुछ सादी वर्दी में होते हैं, उनके परिवार के महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। आज दिन भर उनकी ओर से तमाम तरह के अलग अलग बयान भी दिए गए और इस वक्त भी आपने सुना। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? रात के 1 बजे बिना बताए उनके घर में एंट्री पुलिस ने क्यों की? चित्रा जी, देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से पहले एक बात आपके सामने रखता हूं। ये मुनव्वर राणा साहब के पारिवारिक विवाद का मसला है, ये उनके घर का विषय है, आपसी विवाद का विषय है। मैं इस विवाद में हम ना पढ़ना चाहते, ना हमें कोई इंटरेस्ट है। ये आपस में भाइयों को गाली दें, गलौज करें और किसी को ऊपर जो भी आरोप लगाना हो लगाएं, ये इनके अपने घर का मसला है और होता है अब वो चीजों को। लेकिन अपने बेटे के कृत्य जो उसके कुकर्म हैं उसको छिपाने के लिए ये यदि अपने घर की इज्जत सरेआम सड़कों पे ला रहे हैं, वो इनको मुबारक हो। लेकिन उस एक जो यानी आरोपी है उसको संरक्षण देने के लिए यदि ये पुलिस पर कुछ आरोप लगाए या इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश करें तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सदैव से, यानी आज कोई नई बात नहीं है, मुनव्वर राणा साहब कोई पहली बार राजनीतिकरण करते हुए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इनका एक लंबा इतिहास है और ये इन्होंने किसको छोड़ा है, न्यायालय से लेकर और राजनीतिक दलों को, ये तो क्या क्या नहीं बोला है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों को, न्यायाधीशों को क्या शब्द यूज किया इन्होंने, तो मुझे तो किसी स्तर से लगता नहीं। अभी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने अपने संस्कार की, माता पिता के दूध मैं दोहरा सकता हूँ। अरे एक मिनट, राणा साहब आपने बोला था, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपके बीच नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप स्वयं अपनी परिवार के चीजों को बाहर लाए हैं ना, और उसका राजनीतिकरण करके आप फायदा, सिंपैथी यानी गेन करना चाहते हैं। लेकिन ये सब तो आपके घर का मामला है ना, सरकार इसमें आप इसका आप राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? पुलिस को क्या बदनाम कर रहे हैं मुनव्वर राणा साहब? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि ये पुलिस को बेवजह बदनाम कर रहे हैं। और सुबह से लेकर चित्रा जी अभी तक न जाने कितने बयान इन्होंने बदले, तमाम चैनलों पे ये बैठे हैं। अभी आपके चैनल पे एक बयान चला है, उसको भी अभी ये टाल गए हैं, उसको भी बदल दिए। तो सुबह से लेकर लगातार ये जो अपनी बयानबाजी बदल रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि अंदर चोर। और इतने यदि शरीफ ज्यादा इंसान हैं तो 1 मिनट के अंदर अपने बेटे को जवाब ले लेते हैं। न्यायालय पे उस पे खड़ा करें। अपनी खुन्नस में क्या पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है मुनव्वर साहब, जो आरोप लगा रहे हैं के शर्मा जी बीजेपी की ओर से? मुनव्वर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ, आपका सवाल मुझसे है? जी, आप ही से है जी। वो कह रहे हैं कि ये पहले से ही तो बदनाम करते रहे हैं और सरकार से इनकी अलग तरह की खुन्नस है, और फिर इस पूरे मामले को ये राजनीति से जोड़कर दिखा रहे हैं, जबकि ये पारिवारिक मामला है इनका। अगर ये हमारा अगर ये हमारे घर ही का झगड़ा है, मान लेते हैं, तो इसमें ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ से घुस आई भाई? इसकी क्या जरूरत थी? आपने इसको कैसे बुलवा लिया? इसका काम क्या है? उन्हीं की पुलिस के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार है। लोग होते, कोई प्रोफेसर होते, डॉक्टर होते, हाँ। या जैसे आपके घर में पुलिस घुसी है, डॉक्टर से क्या जवाब लेती मुनव्वर साहब में? पुलिस तो उनकी ही है ना, ये जो राज्य सरकार के अंदर में आती है, तो यकीनन फिर उनसे सवाल पूछे जाएंगे, इसीलिए बुलाया गया है उनको। तो नहीं, मैंने चित्रा जी, मुझे एक सेकंड सर, उनकी बात पूरी हो जाए। मुनव्वर साहब, हाँ, देखिए, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जो शर्मा साहब ने कोई तो बिठाना ही नहीं चाहिए था इस तरह के लोगों को। सॉरी, नहीं चित्रा जी, मेरा ऑब्जेक्शन है इस पर। चित्रा जी, ऑब्जेक्शन है, पहले इनको रोकिए। की बात तो पूरी हो जाए। नहीं, उनको रोकिए। इस तरह से आप अपमानित नहीं कर सकती हैं। नहीं, कोई अपमानित नहीं कर। आराम से सर, आराम से। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत शब्दावली है। हमने आपको बुलाया है, प्लीज एक बार उनकी बात तो सुन ले, एक बार उनकी बात तो सुन ले, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास फौरन। मुनव्वर साहब, जब आप उनकी ही पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो जवाब देने के लिए मैं डॉक्टर को क्यों आमंत्रित करूंगी? यकीनन उनसे जवाब मांगा जाएगा। और आपकी जो भी, चूंकि लगातार आज सुबह से आप अपनी तमाम बातें कह रहे हैं, तो आप सीधे उनसे सामना करके बोलिए कि आपकी पुलिस ने किस तरह से परेशान और प्रताड़ित किया है। सुबह आप कुछ और बोल रहे हैं, शाम होते होते तक आपकी जुबान कुछ और बोल रही है। देखिए, पुलिस, देखिए ऐसा है, सवेरे से शाम तक जिस तरह हमसे बयान लिए जा रहे हैं,
तो ऐसे तो बयान मुजरिम, और मैं बयान बदलने वाला आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। हो सकता है कि बोलने चालने में कुछ अलग हो जाए, ठीक है, वरना ये 68 साल 69 साल की जिंदगी गुजार चुके हैं हम। दल बदलू न हमने कभी सियासत की, न हम किसी पार्टी से डरते हैं, चाहे जो पार्टी हो, न किसी पार्टी की हमने दलाली की है, न किसी पार्टी की जूतियां सीधी की हैं। हम अपने कलंदरी में जीते हैं। हमारा शेर ही है कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। तो जाहिर सी बात है, मेरा भारतीय जनता पार्टी से क्या झगड़ा है? मेरा कोई झगड़ा नहीं है। भाई उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। तो फिर कोई इस भी तरह की पार्टी बातें क्यों आ रही है कि पुलिस की आड़ में लेकिन आप ये नहीं सरकार कह, की एक ओर मिनट, से टारगेट करने की कोशिश की गई है आपको? अगर नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पुलिस से मतलब ये नहीं है कि जो रायबरेली में सब इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर तबरेज अगर मुजरिम साबित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी है उनकी, जो भी करें वो। लेकिन सर, रात कहाँ में ये तो बता दीजिए, न कोई अभी पुलिस तक से क्यों भाग रहे हैं? इनके खिलाफ FI है। हाँ, पुलिस से क्यों छिपे हुए भाग रहे हैं? अब ये भगाया तो नहीं, पुलिस से छिपे हुए कहाँ थे? जब वो आए थे तो इसी शहर में होते, पुलिस आई थी। ढूंढ रही है उनको, पुलिस नहीं, ढूंढ ये तो रही है, अब मालूम हो रहा है ना। कल रात थी। तक भी नहीं मालूम था। कल रात में मैं नहीं, देखिए, मेरे घर पहुंची थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इस कोठे का चौकीदार नहीं हूं, मैं शराब खाने की दुकान का चौकीदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इस घर का सम्मान हूं, मैं इस घर का रक्षक हूं, मैं इस घर का लाल किला हूं, मैं इस घर का ताजमहल हूं। मुझे बताना चाहिए था। पूरी बिल्डिंग, पूरा अपार्टमेंट एक तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने मुनव्वर राणा को। अगर आप इसी को अगर सरकार कहते हैं, इसी को आप राजनीति कहते हैं, इसी को आप सब कुछ कहते हैं, तो ठीक है, मैं मुजरिम हूं, मैं कहता हूं, ठीक है, मुझे आप अरेस्ट कर लो। लेकिन मैंने एक तरफ अगर कहीं तरफदारी की हो किसी की भी, मैं सिर्फ हेलो के शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ, लेकिन मुनव्वर साहब, आपको चूंकि इस वक्त पूरा देश सुन रहा है, विदेशों के लोग भी आपको देख रहे हैं, यकीनन आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, आपसे तो उम्मीद यही की जाएगी ना कि अगर आपके बेटे के ऊपर किसी भी तरह के अपराध के आरोप लगे हैं और पुलिस उनको ढूंढ रही है, तो आप सीधे टीवी चैनल के जरिए जैसे भी आप कहिए कि पुलिस को मदद करे। सर, इतने बड़े परिवार से आप हैं, इतने बड़े शायर हैं, आप बोलिए कि पुलिस को मदद करे। वो इस तरह से भागेंगे तो सर उनके ऊपर भी और आपके ऊपर भी सवाल लगेंगे और पूछे भी जाएंगे। लेकिन आपने चूंकि सरकार को घरे में खड़ा कर दिया है, किस तरह की होती है क्या सरकार, इस पर के शर्मा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। उसके बाद विक्रम सिंह जी और तस्लीम रहमानी साहब फौरन में आ सर, गुजारिश नहीं, आप पहले मेरी बात मुझे खत्म करने दीजिए। मेरी बात, मेरा चित्रा जी, पहले मुझे खत्म करने दीजिए बात। के शर्मा की बात खत्म हो जाए उसके बाद मैं आ रही हूँ। बोले के शर्मा जी, वो कह रहे हैं इस तरह की होती है क्या सरकार? अगर इस तरह की होती है तो गिरफ्तार करें मुझे। ऐसा है चित्रा जी, देखिए, मैं पहले जो मैंने ऑब्जेक्शन लिया था, मैं वो उस पर अपना स्पष्ट कर दूं मत। मैंने आपसे कहा, आज तक ने हमें इसमें डिबेट में इनवाइट किया, हम आपके निमंत्रण पर यहाँ आए और यहाँ हम जो आपका विषय था उस विषय पर हम चर्चा करने के लिए, जो कि आपने कहा कि सरकार को एक तरह से ये आरोप लगा रहे हैं उस पर, तो हम उस पर डिबेट करने आए। मैंने अपने पहले ही शब्द में कहा कि ये मुनव्वर राणा साहब का घरेलू मामला है, ये उनका विवाद अपना घर का है, ये सड़कों पर लाए या उसे घर में सुलझाए, ये इनका विवेक है। ये कितने विवेकशील व्यक्ति हो सकते हैं। शर्मा जी, आप पुलिस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल सरकार के इशारे पर, चूंकि लगातार वो सरकार की मुखालफत करते रहे हैं, इस वजह से उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, तमाम दूसरे दलों के नेता लगातार ट्वीट करके इस पूरे मामले में आपकी सरकार को घेर रहे हैं, तो यकीनन जवाब आपसे ही लिया जाएगा। आपकी पुलिस के ऊपर सवाल है, जवाब दीजिए कि बिना सर्च वारंट के पुलिस क्यों पहुंच गई आधी रात को इस घर में? इसका मतलब है कि फिर राणा साहब ने जो प्रश्न उठाया वो गलत था। तो अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, इन्होंने किस तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश की है, मैं उसका उदाहरण बताता हूं। अभी अपने बयानों में उन्होंने एक बात कही, इन्हें कहा हमारे बेटे को मरवा दो, मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी घोषित कर दो, ये सब ही इनको करना है। ये इनकी राजनीतिक बयानबाजी है। मूल रूप से जो इनके बेटे का जो कुकर्म है, जो उन्होंने अपने आप गोली अपनी गाड़ी में दगवाई, अपने चाचा या जिनको भी फंसाने के लिए कोशिश किया, जो कुछ कर रहे हैं, उसमें आपके घर पे यदि वहां पर आपका बेटा किसी तरह का आरोपी है, तो क्या मुनव्वर राणा बहुत बड़े शायर हैं इसलिए उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई ना हो? शायर हो या लायर हो, क्या फर्क पड़ता है? कानून सबके लिए बराबर है।
यदि आपका बेटा गुनाहगार हो, गुनाह कर रहा है, तो उसकी तो पूरी जांच पुलिस करेगी। अब आप चाहे उसको कोई भी रंग देना चाहें, और बाकी दलों को तो इसलिए है क्योंकि ये तो अभी इन्होंने कहा मेरा कोई वो नहीं होता है किसी दल से। आपके भाई ने स्वयं स्वीकारा आपके साथ चैनल में डिबेट करते हुए कि हम तो कांग्रेस के इतने जुड़े हुए लोग थे, राजीव गांधी से हमारे संबंध 10 जनपद जानता है, हमारे परिवार का क्या संबंध रहा है कांग्रेसियों से, और किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा बहुमूल्य हमें तोहफा दिया और उसका फायदा मुनव्वर राणा ने उठाया। ये सारी चीजें तो आपके भाई बोल रहे हैं, और आप यहां बैठ के कह रहे हैं कि मैं तो अलग हूं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं। तो आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच में कितना डिफरेंसेस है। और लगातार आपने अवार्ड वापसी के समय भी आपने इसी तरह से बेवजह सरकार को बदनाम करने के लिए इस अपने एक नायक की भूमिका निभाई। कांग्रेस की जिस तरह का षड्यंत्र था उसकी आप नायकदारी कर रहे थे। तो आप जो है आपने हमेशा अपने शायर को तो का उपयोग किया, ठीक है, अच्छी बात है, हम आपके शायर होने का स्वागत करेंगे, लेकिन आपने इसका राजनीतिकरण करके आपके पास में आऊंगी। बस एक छोटा सा कमेंट मुनव्वर साहब, आप जवाब दीजिए के शर्मा जी का। और ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, आप राजनीति में नहीं है लेकिन आपकी बेटियां तो राजनीति में है नहीं सर, एक समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। सर सुनिए ना, आप उस पर नहीं जाते, आप सीधे ये बोलिए ना कि आपका बेटा जहां भी हो वो पुलिस को सहयोग करने के लिए सामने आए। भाई सवाल ये कि सहयोग पुलिस ने कहां मांगा है। रात में एक फौज आई थी मेरे पास, अब वो उसने हमको भी नहीं बताया कि क्या अगर हमें वहां के जो एसपी हैं या सीओ हैं, कोई भी श्रीमान हो, अगर वो फोन करके ये कह देते कि राणा साहब आपके बेटे के खिलाफ कुछ इंक्वायरी करना है या जो भी है, अब उसको हाजिर करवा दीजिए, तो हम बोलते भाई जाओ भुगतो जो किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, बजाय उससे बदला लेने के हमारे घर की औरतों को। करने आई थी और इनके बेटे कहाँ थे उस समय? इनके बेटे कहाँ थे उस समय? क्यों नहीं क्या करने आई थी? हाँ, और क्या लेकर गई अपने साथ मुनव्वर साहब? बताइए। आज सुबह से 18 घंटे हो चुके हैं ना, अभी तक आप बेटे को पहुंचा देते जो शर्मा जी जो शर्मा जी वहां भाजपा कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि वो हमारे भाई अगर कह रहे थे तो कांग्रेस ने कौन सा हमारी पीठ पे गुड़ मल दिया, कौन सा हमें सम्मान दे दिया, कौन सा हमने सम्मान दे लिया? आप भाई से बताइए क्यों? नहीं, आप अपने भाई से पूछिए। क्या आप जिंदा नहीं थे? आप बेहोश थे, आपकी पार्टी मर चुकी थी। नहीं, आप बोलिए, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमें क्या, ये तो आपके भाई आपको आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, दो बेटी आप बोलिए कि आप बैठकर भाजपा की दलाली कर रहे हैं वहाँ। ये दोहरी बातें नहीं चलती सर, आप दोहरी बातें। आप एक परिवार के झगड़े, हम आपका सम्मान करेंगे, लेकिन आपकी दोहरी बातें परिवार के झगड़े के लिए नहीं। ना। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, पुलिस का पसंद ही नहीं करते। वहाँ आप आरोपी को हवाले कीजिए पुलिस के, आप उससे क्या लेना देना? आप अपने घर की लड़ाई लड़िए। आप आरोपी आपका बेटा है, आपका आरोपी को हवाले कीजिए, थाने में पहुंचाइए उनको। ये आपका दायित्व तो नहीं है क्या? आप उसके गार्जियन हैं, आप उसके अभिभावक हैं, आप उसको क्यों नहीं अपने वहां पर पहुंचाते? आप बेवजह क्यों राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं? क्यों पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं? अब आगे बढ़ते हुए यकीनन मुनव्वर साहब, अगर सवाल आप पुलिस के ऊपर खड़े करेंगे तो उसका जवाब तो लेना ही पड़ेगा ना। मैं आऊंगी फौरन आपके पास, लेकिन क्या पुलिस ने गलत तरीके से आपके घर में दबिश दी? आपको इस बारे में बताना चाहिए था। क्या पुलिस का रवैया यहाँ पर बेहद खराब था, जो आरोप आप लगा रहे हैं? इसी पर मैं बातचीत कर लेती हूँ। हमारे साथ विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं। एक मिनट बोलिए मुनव्वर साहब, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं यह कह रहा हूँ कि चित्रा, मुझे विक्रम सिंह साहब बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात हमारे पुराने कर्म फरमा हैं, बहुत तजुर्बेकार लोग हैं, वही समझदार आदमी हैं, तो उनसे वो खुद बताएंगे। इसीलिए मैं पूछ लेती हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसमें हमें झूठ बोलने का शौक नहीं है। बिना सर्च वारंट के आधी रात को 1 बजे के बाद पुलिस इतनी बड़ी तादाद में बिना परिवार को बताए क्या किसी घर में घुसकर तलाशी ले सकती है, जो आरोप लगा रहे हैं मुनव्वर साहब? विक्रम सिंह जी। चित्रा जी जरा गौर से सुने, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। मुनव्वर साहब एक अजीम शख्सियत हैं और बैनुल अक़वामी बिरादरी में और हिंदुस्तान में बहुत एक काबिल एहतराम उनकी एक हस्ती। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मुनव्वर साहब जरा गौर फरमाएं, अगर मैं कल किसी मुशायरे में जाऊं
तो शहर के अंडे टमाटर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शायरी मेरा मिजाज नहीं, न शायरी मेरी लाइन है। इसी तरह कानून के साथ, तफ्तीश कुनंदा के साथ ताउन करना हम सबका फर्ज है, और पुलिस के लिए जरूरी नहीं है। सीआरपीसी में ये इसके प्रोविजंस हैं कि अगर ऐसे वजूहात हो तो वारंट की भी जरूरत नहीं है और बिना प्रायर नोटिस की भी जरूरत नहीं है। ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारी होती है कि पुलिस के साथ ताउन करें, तफ्तीश कुनंदा के साथ ताउन करें। वो आपके दोस्त हैं और आप खुद देखें कि महिला पुलिस भी उस दल के साथ थी। उनका कोई मकसद, आप न सिर्फ आवाम के बल्कि पुलिस के भी हर दिल अजीज हैं। वो सब बड़े इज्जत और एहतराम के साथ आए थे, क्योंकि वो एक जरूरियात थी। मैंने जिस फोर्स का नमक 36 साल खाया है, जिसकी सरपरस्ती 2.5 साल की है, उसी ने मेरे खिलाफ कत्ल का मुकदमा और एसटीएफ खिलाफ कत्ल का मुकदमा लिखा। लेकिन उसकी तफ्तीश के बाद मैं आपके सामने बेगुनाह सामने बैठा हूं। सरकार की मुखालिफत मैं इस पे चैनल पे, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। जो मुझे बात पसंद नहीं आई, उन्नाव की हाथरस की, मैंने खुल की उसकी नुक्ताचीनी की है इसी चैनल पे बैठ के। लेकिन मैं जानता हूं कि ये मेरा हक है, फंडामेंटल राइट है। मैं किसी की अपनी बुनियाद, कानून की बुनियाद पे, इंसाफ की बुनियाद पर मैं किसी की भी नुक्ताचीनी कर सकता हूं, ये मेरा अधिकार है और मैंने किया। लेकिन कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। मुनव्वर साहब, आप एक बार अपनी शख्सियत को देखते हुए उसके मद्देनजर मेरा एक मशवरा होगा, एक बार पुलिस को अर्ज हालात आप कर दें कि ये हालात है, तबरेज की ये बारे में है, इसकी साफगोई से तफ्तीश कर ली जाए। अगर आप मुतमईन नहीं है रायबरेली की तफ्तीश कुरिंदा से, आप कह सकते हैं कि CBCID से करवा लें, लखनऊ से किसी महिला ऑफिसर से करवा लें, लेकिन पुलिस के साथ ताउन करना ये हमारे आपके हक में ही रहेगा। और रही बात इसकी, ये किसी की औकात नहीं है कि आप बेहुरमती करे, आपकी बेइज्जती करे। आपने आज भी मेरे पास, मेरी लाइब्रेरी में काश में दिखा पाता, जो किताबें आपने अपनी वालदा, अपने वालिदैन के बारे में लिखा था, आपके हाथ से लिखे हुए अल्फाज आज भी मैं कलेजे से लगा के रखता हूं। आपकी बड़ी इज्जत है सर, और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस बड़ी टकटकी लगा करके उम्मीद करती है कि आप उसके साथ ताउन करेंगे और सबूत और अपनी हिफाजत आप उनके सामने पेश करें। आप सर बोलिए मुनव्वर साहब। सर आप यकीन कीजिए, मैं खुदा को, कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है कि गवाह मांग रहे थे वो बेगुनाही का, ज़बान से कह न सके कुछ खुदा गवाह के बाद। मुझे सिर्फ इस बात पर एतराज है कि जिस तरह कल पुलिस आई है, ये एक मुअज़्ज़िज़ शहरी या एक फकीर और कलंदर शायर को मुजरिम बनाना हुआ कि मैंने भगा दिया, दौड़ा दिया। आप कोई भी आता, हम तो यही लाइब्रेरी में पड़े रहते हैं, हम तो ऊपर जाने के लायक भी नहीं रह गए हैं। 4 महीने 6 महीने से हम अपने घर नहीं गए होंगे, हम यहीं पड़े रहते हैं। जो जिसे हम अपनी सरस्वती का मंदिर कहते हैं, हमारे घर के सब लड़के लड़कियां नाराज रहते हैं कि साहब बताइए, को मंदिर बता रहे हैं। हम कहते हैं भैया ये मेरा मंदिर है, हम हिंदुस्तानी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर कोई एक ऑफिसर भी, कोई वहां का एक ऑफिसर फोन कर देता कि राणा साहब ये तमाशा बन रहा है, आप उनको तबरेज को हाजिर कीजिए, ऐसा तो जाहिर बात सर पुलिस तबरेज भाग गए, कहाँ गए, ये तो नहीं, हम भेज देते, हमें क्या मालूम, जानकारी नहीं है कि तबरेज कहाँ पर है। मुनव्वर साहब के लिए माफी चाहूंगा, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, एक हर्फ न निकला ओठों से, और उस वक्त तो मुझे मालूम था कि घर में है, बिल्कुल वजह फरमाया। लेकिन अब भी मेरा मशवरा ये होगा, तबरेज जहां कहीं उसको मशवरा दें कि आप अपनी साफ गोई के लिए पुलिस के सामने पेश हों और अपने बारे में जो सबूत अपनी हिफाजत के लिए और अपने हक में वो पुलिस सामने पेश कर दें। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि तबरेज का कोई नुकसान नहीं होगा अगर बेगुनाह है। तबरेज उस समय कहां थे मुनव्वर साहब? मैं सर आप जी, पुलिस ने जब दबिश दी उस समय तबरेज कहां थे? तबरेज यहीं थे, घर में थे हमारे। पुलिस ने उनसे क्या पूछताछ की रात में? लेकिन नहीं, पुलिस ने तो ये बताया ही नहीं किसको पकड़ने आए हैं। वो बाप को पकड़ने आए, बेटी को उसमें तो अगर आप ईमानदारी से आप पूछवाइएगा, पता कीजिएगा, तो वो एक लेडी थी, वो बेचारी अकेली खड़ी थी, दूसरे पुलिस वाले ने हमारी नवासी को से हाथ उसका मोड़ करके उससे मोबाइल छीन लिया, इसलिए कि वो शूट कर रही थी सब। तो मतलब ये कि अच्छा, बाकी विक्रम सिंह साहब सब जानते हैं कि पुलिस कुछ कहेगी, तबरेज का पुलिस से आमना सामना हुआ क्या मुनव्वर साहब? मुझे सिर्फ कब बीती रात? नहीं, इत्तेफाक यही था कि जिस वक्त पुलिस आई थी, ये हेलो जी, अपनी बात आगे बढ़ाएं। हेलो, पुलिस से आमना सामना हुआ क्या तबरेज का? पुलिस भाई ये मालूम ही नहीं, मुझे आज तक तो कुछ मालूम ही नहीं कि पुलिस को ढूंढने आई थी कि मुझे ढूंढने आई थी, ये क्या ढूंढ रही थी। मुझे ये भी नहीं मालूम कि तबरेज कहाँ गए, कहाँ भाग के गए, कैसे निकले। मैं तो खुद परेशान हूँ कि इन हालात में
मतलब जो मेरे भाई चाहते थे ठीक या दुनिया जो चाहती थी मुनव्वर, वो हो गया। हाँ। हम भी तो ठीक है सर, बताइए कि हम ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इसका जवाब के शर्मा जी आप दीजिएगा कि तबरेज अगर घर के भीतर थे तो उस समय पुलिस ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? अगर साथ में ले जाना था तो क्यों नहीं लेकर गई? वो क्या करने के लिए गई थी? लेकिन तस्लीम साहब बहुत धैर्य से, आप बहुत देर से सभी को सुन रहे हैं, इस पूरे मामले में आपको क्या दिखाई देता है तस्लीम साहब? देखिए चित्रा जी, ये बिल्कुल एक घरेलू मामला है। मुनव्वर राणा साहब का जो यकीनी तौर पर एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत इस मुल्क की भी हैं और मुल्क के बाहर तमाम उर्दू दानों के लिए उनके महसूस एहतराम का जज्बा रहता है, लेकिन इसके बावजूद ये उनका खानदानी मामला है। मैं उस खानदानी मामले पे कुछ भी नहीं कहना चाहता। तबरेज को अगर पुलिस तलाश कर रही है और तो तबरेज को बरामद करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्हें कोऑपरेट हर शख्स को करना चाहिए और आदमी जितना ज्यादा बड़ा हो उतना ज्यादा झुकता हुआ होता है तो वो हो। लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल है, वो तो पुलिस यकीनी तौर पर बरामद कर लेगी। अगर मुनव्वर राणा साहब के घर पुलिस आ रही है, ऐसी किसी शख्सियत के घर पुलिस जा रही है, तो उसे कानूनी तौर पर अपने आप को चाको चौबंद करके जाना चाहिए। कोई वारंट, सर्च वारंट या फिर अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर फोन करके, जैसे मुनव्वर साहब कह रहे हैं, उनसे ही पूछ लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हमने ये देखा है बाजी में, पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि यूपी पुलिस हो या किसी भी बीजेपी रूल स्टेट की पुलिस हो, उसका रवैया इंतहाई मुंतकिमाना होता है। वो इंतकाम यानी विंडिक्टिव कार्रवाई पुलिस करती है। आजम खां का केस आप देख लीजिए, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, बुर्की चोरी, किताब चोरी, बदले की कार्रवाई के लिए क्यों जाएगी पुलिस? किताब चोरी, अरे वो तो रीजन दे दिया आपने ना, के शर्मा साहब ने बहुत सारे रीजन उसके बता दिए। मैं कह रहा हूं ना कि आजम खां का केस आप देख लीजिए, पप्पू यादव का 89 का केस है, कुछ सुनी नहीं रही है अदालत उसको, हालांकि वो केस खत्म हो चुका बहुत पहले, एफिडेविट दे दिया। अभी दूसरी पार्टी ने भी एफिडेविट दे दिया कि मुकदमा खत्म। इसके बावजूद वो जेल के अंदर अभी तक मौजूद है। हाँ। पी चिदम्बरम को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया और पूरा ड्रामा उसमें रचा गया और कोई केस नहीं बना। तो अगर सूरत हाल ये बन गई हो मुल्क के अंदर कि पुलिस राज को सरकार प्रमोट कर रही है, पुलिस की गलती नहीं कहता, सरकार जिम्मेदार है पुलिस की, सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। अगर सरकार के इशारे पर पुलिस इंतकामी कार्रवाइयां सियासी नुक्ते नजर से कर रही हो तो मुनव्वर राणा को भी उससे डर आएगा। तस्लीम क्या ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं? के शर्मा साहब, बदले के तहत कार्रवाई कर रही है पुलिस बीजेपी शासित राज्यों में, जैसा कि उन्होंने और भी कई उदाहरण दिए, यही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। चित्रा जी, रहमानी साहब हों और यदि ये बात न कहें तो ये रहमानी, तस्लीम रहमानी कहलाएंगे कैसे? लोग पहचान ही नहीं पाएंगे इनको। यह इनका तो एजेंडा, रहमानी साहब का तो एजेंडा हो। एक मिनट भाई, बीच में अब मत बोलिए। रहमानी साहब, आप शरीफ इंसान है, थोड़ा काहे के लिए अपनी शराफत को, शुक्रिया, शराफत का सर्टिफिकेट ठीक है, इसीलिए नहीं शरीफ है। वैसे आपके विचार जितने काले हो सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं है। वो तो आपका विचार पूरा आपके शब्द बताते हैं। आगे चित्र साहब, विचारों का तो बाद में पता चलेगा बस थोड़ा शांत काले हैं और किसके गोरे हैं। ये काले विचारों ही की ये बात है जो आज टेलीविजन पे इस विषय पर मुनव्वर राणा, तस्लीम रहमानी और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। चित्रा जी रोकेंगी तो ये ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, रहमानी साहब को आप रोकेंगे नहीं तो आगे बढ़ते हुए मुद्दे पर आते हैं। के शर्मा साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि दरअसल बदले की, क्योंकि सरकार की बहुत सारी नीतियों का मुनव्वर राणा साहब विरोध करते रहे हैं, इस वजह से बदले की कार्रवाई के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। सरकार के इशारे पर पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है यूपी। देखिए, रहमानी साहब का एजेंडा बहुत साफ है। इनको तो ये बताना है, और जिस पर राणा साहब भी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है चित्रा जी, कोई भी व्यक्ति यदि कोई कमेंट्स करता है, बोलता है, तो वो हमेशा सदियों के लिए ही वो सुरक्षित हो जाता है। और राणा साहब जैसे यदि कोई बड़े शायर ऐसी बात बोलते हैं तो निश्चित तौर से वो तो और जहनियत से समझी और सुनी जाती है। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है जो सुबह से कल से बनाया जा रहा है, और पहले से भी राणा साहब के जो ट्वीट है उससे स्पष्ट है कि देश में मुस्लिम खतरे में है। एक इनका एजेंडा साफ सुथरा है, और उस एजेंडे के लिए किसी को भी बदनाम करने में बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। मैं हिंदू मुस्लिम पर मैं आपको बिल्कुल नहीं टोका था राणा साहब। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। मैं आपका आप बदतमीजी नहीं करेंगे। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आप एक सेकंड सुन लीजिए। आप यहाँ हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं।
आपको सुनाता हूँ। सॉरी, चित्रा जी, मुझे अवसर दीजिए, मुझे अवसर दीजिए, हिंदुस्तानी कौन मुझे अवसर दीजिए बोलने का। आपने सवाल पूछा था के शर्मा जी, नहीं, अपनी बात को आगे बिल्कुल। बढ़ाइए। वो कुछ आप मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं हिंदू मुस्लिम से बहुत परे हूँ। आपके जैसे हिंदू से मैं 1000 दर्जा बेहतर इनको रोकिए। मैं चित्रा जी 2 मिनट, 30 सेकंड लूंगा आपसे, 30 सेकंड ले रहा हूं केवल। मैंने राणा साहब को रोक दीजिए केवल। इन्होंने 13 मई 2020 को, मैं इनका ट्वीट सुनाता हूं, ये क्या कहते हैं। भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं, ये बयान है इनका। अब मुझे बताइए, यहां 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर कौन है? ये क्या हिंदू मुस्लिम नहीं था इनका? नंबर 1 जो, और वे लिखते हैं आगे कि जो सिर्फ वोट देने के लिए है। चित्रा मुझे चित्रा, आप मेरी बात सुनिए। आपके में एक एक ट्वीट का आज अभी मेरे पास ये पूरी लिस्ट है जो आपने समय समय पर इस देश के लिए ये लोग बोलने ही के लिए पैदा हुए हैं। आपने बंटवारे की बात हमेशा की है, समाज में सौहार्दता के लिए आप नहीं आए। आपने हमेशा जो है, हमेशा बांटने का, एक नहीं, मैं कितनी ट्वीट सुनाऊं अभी आपको। आपने जो है फ्रांस में एक जो है टीचर की हत्या की हुई, एक किसी ने उनको सरेआम मारा। आपने क्या ट्वीट किया उस समय? आपने कहा कि मैं भी होता तो यही करता, क्योंकि एक धर्म विशेष के उसको मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं। आप फ्रांस में वो हो रही है, क्योंकि आप मैं हिंदुस्तान में बैठे हैं और ये स्थिति बता रहे हैं। आप अभी कहते हैं, अपने ट्वीट में कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं लोग। ये बंटवारे की बात नहीं कर रहे हैं, आप सौहार्द की, एकता की बात कर रहे हैं। तो राणा साहब, ये जो है ना, कहने कथनी और करनी और ये नहीं होता है। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं के शर्मा साहब। ठीक है, आप सुन लीजिए, वो जवाब देना चाहते हैं। बोले मुनव्वर राणा साहब, आपके साथ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके लेकर आए हैं और सरकार की नीतियों की मुखालफत करते हुए उनका ये कहना है कि दरअसल समाज में आपसी भाईचारा कायम करने वाली बातें आपकी ओर से नहीं की जाती हैं। क्या है इस पर आपकी टिप्पणी? और मुनव्वर राणा साहब, इससे इतर जाते हुए एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आप अपने बेटे को क्यों नहीं कहते हैं कि वो सामने आकर पुलिस को सहयोग करे, या फिर चूंकि वो झूठी एफआईआर के आरोपी है, झूठी एफआईआर के आरोपी, आप बोलिए ना सर टीवी पर, आप बोलिए ना सर टीवी पर। अभी आप बेटे को हटा दीजिए, पहले मैं हिंदू से निपट लूं। आप मुझे हिंदू से निपट लेने दीजिए। मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, मैं हिंदुओं से बढ़ के हिंदुस्तानी नहीं हूं। क्या इसे ये नहीं मालूम है कि जब 1990 में हम गए थे और पाकिस्तान में हमने ये कहा था कि मैं 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूं, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच कोई नहीं है। एक बात जो मैंने 80 करोड़ और 35 करोड़ कहे थे, जानवर किसको बताया, पहले ये बता दीजिए। 100 करोड़ जानवर किसको बोला है, आपने ये बताइए, इसका जवाब दे दीजिए आप। 100 करोड़ मुझे मेरी बात खत्म, मैं जवाब दे रहा हूं। हिंदुस्तान के 100 करोड़ मैं फिर कह रहा हूं, 100 बार कह रहा हूं, फिर कहूंगा। ठीक है शर्मा। हाँ, यस, हिंदुस्तान में 100 करोड़ जानवर वो हैं जिनके 2 वक्त की रोटी की गारंटी नहीं है। आप ये साबित नहीं कर सकते हैं। आप तो कहते हैं कि हमारी आबादी 35 करोड़ है। आप मतलब किस तरह की बातें आप कह रहे हैं कि 2 जून की रोटी का अगर कोई जुगाड़ नहीं कर पाए तो वो जानवर है? मतलब इतने बड़े आप शायर हैं, ये तो सीधे सीधे गरीबों का मजाक उड़ाना हो गया ना सर। नहीं, जानवर की जिंदगी गुजार रहा है। जानवर की जिंदगी, न दवा का इंतजाम, न खाने का इंतजाम, न पानी का इंतजाम। जी, ये अपनी बात से हट रहे हैं। मैं फिर से सुनाता हूँ। ठीक है, हम मेन मुद्दे पर आते हैं ना सर। के शर्मा साहब, अब उन्होंने 2020 में जो ट्वीट किया था उस पर डिबेट करने तो बैठे नहीं आप। मुनव्वर राणा साहब, टू द पॉइंट, आप अपने बेटे से कहिए कि चूंकि आप बार बार अपने परिवार का हवाला दे रहे हैं, आप अपनी भी बात कह रहे हैं, यकीनन आप समाज में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित हैं, आप बोलिए कि परिवार इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है और इस वजह से पुलिस को मदद करने के लिए वो सामने आए। आप बोलिए टेलीविजन पर, जहां भी सुन रहे होंगे उन तक पहुंचेगी ये बात। नहीं, वो बात तो बहुत देर से चल रही है, सुबह से चल रही है। देखिए, एक तो ये किया कि जब कोई अच्छी बात हो, सुलझने वाली बात हो, तो किसी इस किस्म के हिंदू को मत बैठाया कीजिए जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इनका कोई मकसद नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी से हर बात को ये कम्युनलाइज करते हैं। आपके अब आप चुप रहिए, अब आप बोल चुके हैं। आपके सारा शायर का सम्मान कर सकता हूं, लेकिन आपकी जो बंटवारे की मानसिकता है, देश को तोड़ने की जो मानसिकता है, उसका मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। और ये चीज बताइए, आपके मुंह पे उस चीजों को उलट के हम बताएंगे। बंटवारा तो 47 में भी आपने किया था।
बंटवारा आगे तो बांटने की राजनीति मत कीजिए। बंटवारा तो 47 में भी आपने किया था, हमने नहीं किया था। कुकर्म को बचाने के लिए राजनीति बंटवारा तो आपने किया था। अपने बेटे के कुकर्म को बचाने के लिए। नहीं, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे। वो भी आपको नहीं दिखाई पड़ रहे, आपको वीडियो फुटेज भी नहीं दिख रहे। वीडियो फुटेज में लगातार नहीं, हम तो जैसे थे वैसे रहेंगे। एक सेकंड सर, फिर हम मुद्दे पर आ जाते हैं। ये तो सही नहीं, एक सेकंड कीजिए शर्मा जी, नहीं प्लीज। ये हिंदू मुसलमान से इधर इस समय हम उस पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। मुनव्वर राणा साहब, अब सीधा सा सवाल आपसे है और मैं उम्मीद भी वही करूंगी। आप अपने बेटे से सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि वो पुलिस को सहयोग करने के लिए सामने आए? भाई देखिए, सवेरे से तो आप ही लोगों ने हमको परेशान कर रखा है। अब बेटा कहाँ है पूछें, फोन नंबर क्या है नहीं है, जिंदा है नहीं है, पुलिस उठा ले गई, क्या बता देती है पुलिस जो किसको उठा ले गई है? तो मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम है। मैंने आपको कैन यू इमेजिन कि मैंने सवेरे से सिर्फ एक चाय पी है, मैं बीमार आदमी हूं, दवा भी नहीं खा रहा। बयानों में कितना अंतर विरोध है यहीं पर। अब इस डिबेट को रोकते हुए मुनव्वर साहब, आपने दवा नहीं खाई है, आपने चाय नहीं पी है, आप जाइए और जो भी आपका रूटीन है आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन देश के आप नामी शायर हैं और इसी वजह से उम्मीद भी पूरा देश आपसे वही कर रहा है। अगर आपके बेटे के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, खुद पर फायरिंग कराकर और झूठे आरोप में किसी और को फंसाए, झूठी एफआईआर करवाए, तो यकीनन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बेटे से कहिए कि वो सामने आए और पुलिस की जांच में सहयोग करे। पूरा देश एक नामी शायर से यही उम्मीद कर रहा है। आज दंगल में हमारा सवाल था, क्या शायर मुनव्वर राणा ने निजी मामले में पुलिस जांच को राजनीतिक रंग दिया? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 76% ने हाँ कहा है, जबकि 24% ने नहीं कहा है। इसी मुद्दे को लेकर आप दंगल देख रहे थे।